हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, अपने डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। यूपीएससी का जिस तरह का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, जो यूपीएससी की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सारे के कोर्स डिजाइन किए गए हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही कंडक्ट होते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। मुझे 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, unacademy_नवीन तंवर। उसके साथ ही अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और वहां पे आप मेरे प्लस कोर्सेज और मेरे स्पेशल कोर्सेज देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको 100+ टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए हैं। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेके 36 मंथ मतलब 3 साल तक का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। साल भर की फीस 49,500 है, 2 साल की 72 है और 3 साल की 90,000 है। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सेकंड ऑप्शन सब्सक्रिप्शन का आपके पास आइकॉनिक है। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होगी और पर्सनल फीडबैक मिलेगा आपको। आइकॉनिक 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन में अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000 है। अगेन अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ से लेके 3 ईयर का जो भी आपको सुटेबल सब्सक्रिप्शन प्लान लगे वो ले सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑप्शनल के लिए या आप जीएस की भी तैयारी करें तो मिनिमम 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन ले। 1 ईयर की जो फी है 27,500 है, 2 ईयर की 40,000 है और 3 ईयर की 50,000 है। अगेन अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आपको रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करना होगा, जिसमें नवीन सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। वो सब उन सारी चीजों में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो याद रखना रेफरल कोड है नवीन 1। इसके साथ ही अगर आप मेरा प्लस कोर्सेज देखना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि जर्नल स्टडीज पेपर 4 पे एथिक्स का कोर्स आप देख सकते हैं। वापस से आते हैं हमारा डेली जो सेशन है स्टूडेंट्स, ये है कोर्स की फीचर है। इसमें आज हम करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 24 नवंबर, करंट अफेयर्स है, डेली न्यूज एनालिसिस है। स्टूडेंट्स आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास थोड़ा लेट है। शायद यूट्यूब से कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्लास डिले हो रही है। तो आप प्लीज बिल्कुल भी परेशान ना होया करें। जब भी कोई बात होगी मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। ओके, हो सकता है 1-2 दिन शायद अगर इस तरह के इश्यूज रहे तो क्लास का टाइमिंग थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका डेली करंट अफेयर का सेशन आपका जरूर होगा। सिर्फ संडे की छुट्टी है, किसी और दिन की छुट्टी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीक पूरे वीक ये क्लास चलेगी। क्लास टाइमिंग को लेके मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ओके, तो नॉर्मली जो मुझे लग रहा है आज का जो सेशन होगा ये 8 पीएम तक या 8:30 पीएम तक आपके पास ये आ जाएगा। तो उस टाइम पे आप इस सेशन को देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं। देखो आज की जो पहली खबर है, केरला पुट्स न्यू लीगल लॉ ऑन होल्ड। ये देखो देखो मुद्दा क्या है, पहले तो मैं ये बताता हूं कहां जाएगा। ये जनरल स्टडीज पेपर सेकंड का ये मुद्दा है। पॉलिटी गवर्नेंस का एक इश्यू है और इसमें जो एक डायमेंशन है उसमें आईटी एक्ट है आपका। पेपर थर्ड में भी ये थोड़ा थोड़ा वहां पे जाके कनेक्ट होगा, लेकिन बेसिकली आप इसको नोट करना पेपर टू में। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि केरल सरकार ने केरल पुलिस एक्ट इसको अमेंड किया है। ओके, तो ये 2011 का ये एक्ट है। इस एक्ट में केरल की पुलिस को ये ताकत दी गई है कि वो अगर चाहे कि अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई मैसेज है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, ऐसी कोई बात है कि जिससे किसी का अपमान मानहानि की संभावना पैदा होती है, तो पुलिस को उसमें कुछ पावर दी गई है। तो उसको लेके विपक्षी दल, तो सरकार इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी। ऑर्डिनेंस लेके आई थी अध्यादेश, जिसका विपक्षी दलों ने, नागरिक समाज ने, सोशल एक्टिविस्ट ने इसका विरोध हुआ। तो सरकार ने ये बोला कि अभी हम इस जो ऑर्डिनेंस को है इसको लेके नहीं आ रहे, अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यही इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2015 में एक केस आया था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। यहां वो केस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरी न्यूज में ये बोला गया कि जिस तरह से केरल सरकार अपने इस ऑर्डिनेंस को लेके आई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2015 का एक केस था, काफी फेमस केस था, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, उस वाद को यहाँ पे कोट किया गया है। तो हम देखेंगे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाला वाद क्या था। अभी जो केरल ने अमेंडमेंट किया है वो अमेंडमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं क्या है। इसी पे ही आज के द हिंदू में एक एडिटोरियल भी था, ओवरबोर्ड ओवरबोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से कवर की है आज के इस टॉपिक में, निश्चिंत होकर पढ़िए। देखते हैं खबर क्या है। केरल सरकार ने अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने पर रोक लगाई। देखते हैं पूरा मामला क्या है। देखो, केरल सरकार ने पुलिस को मानहानि की सामग्री यानी कि कंटेंट फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करने वाले अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने पर रोक लगा दी। ये देखो, मतलब जो अध्यादेश लाया गया था, वो अध्यादेश में अगर कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करता है, कोई अपमान करता है, किसी पे आक्रामक तरह का हमला करता है, शाब्दिक हमला, ओके, तो ऐसे में ऐसे कंटेंट फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करने का ये अध्यादेश था। सरकार ने इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया है। तब मैं बताता हूं कि केरल सरकार ने हाल ही में, मतलब ये जो पुलिस को शक्ति दी गई कहां से दी गई थी, तो हाल ही में केरल पुलिस एक्ट 2011 में संशोधन के प्रति संदेह के चलते इसे लागू न करने का विचार किया। ये जो पूरा जो अमेंडमेंट किया गया था केरल पुलिस एक्ट 2011 में हुआ था। ओके, इस एक्ट में संशोधन किया गया। डन, ये देखो, तो उल्लेखनीय है अध्यादेश ने, जो अध्यादेश लेके आए थी केरल सरकार, उसने केरल पुलिस एक्ट 2011 में एक नया प्रावधान जोड़ा था। वो था इसकी सेक्शन 118 ए। मतलब इस केरल पुलिस एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई अध्यादेश के द्वारा। उस धारा का नाम है 118 ए। अब ये 118 ए क्या है, इसको जानते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को धमकाने, अपमान करने या मानहानि करने के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है, अपमान करता है, मानहानि करता है, और उसके लिए किसका इस्तेमाल करता है, वो किसी संचार के साधन का, इंटरनेट का, फोन का, किसी भी संचार के माध्यम से अपमानजनक सामग्री का वो उत्पादन करता है, या तो उसको क्रिएट करता है, पब्लिश करता है, और या उसको डिसेमिनेट करता है, या उसका प्रचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की कैद का प्रावधान है।
देखो मैं फिर से समझाना चाहता हूं ये पूरा केस क्या है, ये एक्ट में क्या प्रोविजन जोड़ा गया, नया संशोधन 118A क्या है ये बताना चाहता हूं। ये बोल रहा है कि केरल पुलिस को ये ताकत दे दी गई कि वह किसी भी व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति जो संचार के किसी साधन के द्वारा, संचार का साधन भैया आप मोबाइल फोन के जरिए जिस तरह भी जो भी आपकी डिवाइसेस है उसके द्वारा अगर कोई अपमानजनक आप कंटेंट का कि किसी से उस ऐसा कंटेंट जिसका किसी का अपमान हो उसको क्रिएट करते हो, उसको पब्लिश करते हो या उसको डिसिमिनेट करते हो यानी कि उसका प्रचार करते हो, तब केरल पुलिस को यह ताकत दी गई है कि वो आप पे 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 3 वर्ष की कैद का प्रावधान आपके लिए किया गया। देखो ये प्रोविजन था। यहां पे इसमें जो टेक्निकल इश्यूज क्या है, कौन कौन से मुद्दे समाहित है वो देखते हैं पहले। देखो तो केरल के जो विपक्षी दल है, केरल के विपक्षी दल, पत्रकारिता समूह, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, इन्होंने इस प्रावधान को, मतलब एक तरीके से ये प्रावधान कैसा हुआ स्टूडेंट्स, भाई आपने पुलिस को ताकत दे दी, अब कौन डिसाइड करेगा कि वो सामग्री आप आपत्तिजनक है, अपमानजनक है, इसको डिसाइड कौन करेगा। ये तो बड़ा एक व्यापक सा शब्द, अस्पष्टता आ गई इसमें। तो विपक्षी दलों का, पत्रकार समूहों का, जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला कि एक तरीके से ये अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। पुलिस तो क्या कहेगी, यार नहीं आपने तो ये गड़बड़ की है, कोई कुछ बोलेगा आप बोलोगे आपने तो अपमान किया है, तो वो अपमानजनक कंटेंट है क्या, कौन डिसाइड करेगा। वो तो काफी अस्पष्टता आ गई। जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। केरल पुलिस एक्ट का जो सेक्शन 118A है, ये एक तरीके से आपके संविधान के अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है, ये बोला विपक्षी दलों ने। विपक्षी दलों का मानना है कि संशोधन ने उन्हीं कानूनी कमियों या बुराइयों को पुनर्जीवित कर दिया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के तहत रद्द किया था। यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं विपक्षी दलों का कहना है कि एक तरीके से केरल सरकार ने तो उन्हीं सारे प्रावधानों को फिर से लेके आ गए जिन प्रावधानों को आईटी एक्ट की धारा 66A में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 266A को 2015 का जो श्रेया सिंह बनाम भारत संघवाद है उसमें इस धारा को रद्द कर दिया था। उस धारा के अंदर भी सेम ऐसे ही प्रावधान थे जैसे अभी केरल सरकार के अध्यादेश के द्वारा आए हैं। तो एक तरीके से विपक्षी दल क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन सारी चीजों को रद्द किया 2015 में, केरल सरकार उन्हीं सारी चीजों को वापस लेके आना चाह रही है। तो यहाँ पे ये उल्लेख करना जरूरी है कि 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था। इस धारा 66A क्या है, क्यों रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, वो सारा देखेंगे। और ये श्रेया सिंघल कौन है, इन सारे मुद्दों पे मैं अभी चर्चा करूंगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना इस बात को। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके जो कमेंट्स है साथ के साथ मतलब जवाब नहीं दे पा रहा हूं अभी, लेकिन थोड़ी देर में सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, आप बिल्कुल भी इससे परेशान मत होना। लाइव कमेंट्स में नहीं ले पाऊंगा साथ के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन आप इसको देखिए। ओके किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके पूछ सकते हैं आज की क्लास के सेशन के बारे में। ओके बिल्कुल पेशेंसफुली होके देखो स्टूडेंट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो श्रेया सिंघल है, ये श्रेया सिंघल है और ये श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद है क्या, मैं आपको बताता हूं। बात है जब महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता आपके जो बाला साहब ठाकरे है, जब उनकी डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद महाराष्ट्र के अंदर उनकी मृत्यु के खेद के अवसर पर एक दिन का महाराष्ट्र बंद का घोषणा की गई थी। तब इन्होंने ये बोला था श्रेया सिंघल ने कि इस तरह से, भैया अगर श्रेया सिंघल ने ये बोला कि अगर एक नेता की डेथ होती है तो इसमें बंद, मतलब पूरे स्टेट को बंद करने वाली बात कहां से आ गई, मतलब इस तरह का इनका एक व्यू था।
एक आम जनता की तरह, एक आम नागरिक की तरह इन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया। इन्होंने पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर। जैसे ही इन्होंने वो पोस्ट डाली, इनके खिलाफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 उसकी धारा 66A के तहत इन पे केस दर्ज कर दिया गया। ओके, इस केस का इन्होंने विरोध किया, हालांकि ये छूट गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए थे अपने अधिकार को लेके। सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि ये आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66A है इसका दुरुपयोग संभव है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है, वहां पे इस तरह का एक्ट सही नहीं है। उसके मतलब ये प्रावधान 66A वाला प्रावधान उपयुक्त नहीं है लोकतांत्रिक समाज में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखते हैं पूरा का पूरा श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस क्या है। ये देखो, सबसे पहले जानते हैं धारा 66A है क्या। तो आईटी एक्ट की धारा 66A में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर साथ संसाधन के किसी भी माध्यम से, सेम वही बात जैसा केरल पुलिस एक्ट है ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी संचार के माध्यम से कोई भी ऐसी सूचना भेजता है जो पूरी तरीके से आपत्तिजनक हो, डराने वाली हो और किसी भी जानकारी और ऐसी या किसी भी ऐसी जानकारी जिसे वे मानता है कि वह गलत है, लेकिन उसका उपयोग किसी को चिढ़ाने के लिए, असुविधा पैदा करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए और अपमान करने के उद्देश्य से करता है, तब वह दंडनीय है, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान। देखो क्या बोला गया इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर का आधार बना के, कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी को बेस बना के, संचार के साधन को आधार बना के कोई सूचना भेज रहा है, ऐसी सूचना जो आपत्तिजनक हो, उससे डर पैदा होता हो, या ऐसी कोई जानकारी भेज रहा है जिस, सपोज करो जैसे मैं, आप कोई भी अपने कंप्यूटर, फोन, मोबाइल, इंटरनेट किसी के जरिए हमने एक ऐसी सूचना भेजना शुरू कर दी जिससे हमें पता है कि वो सूचना गलत है। मैं जानता हूं कि वो सूचना गलत है, लेकिन मैंने लोगों के जीवन में असुविधा पैदा करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए और किसी का अपमान करने के उद्देश्य से अगर मैं उस सूचना को प्रसारित करता हूं, फैलाता हूं, तब ये आईटी एक्ट कह रहा है कि ये दंडनीय है। इसके तहत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आपको लगा होगा कि बात तो सर बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि जो सूचना भेजी है वह आपत्तिजनक है, वो डराने वाली है, या ऐसी कोई जानकारी है जिससे कोई असुविधा पैदा हो रही है, रुकावट हो रही है, अपमान हो रहा है। हो सकता है मेरी नजर में, मेरे दृष्टिकोण पे जो मैं सूचना आपको दे रहा हूं, उस सूचना से किसी, मुझे तो लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही, किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही, किसी का कोई अपमान नहीं हो रहा, ना वो डराने वाली है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को लग सकता है यार नहीं, ये तो आपत्तिजनक है, ये तो असुविधाजनक है, रुकावट हो रही है, अपमान हो रहा है। ये मेन प्रॉब्लम आया था। तो जब श्रेया सिंघल ने ये बोला कि अगर बाबा साहब ठाकरे की डेथ हो गई और डेथ होने की वजह से आपने क्यों एक दिन के लिए आपने पूरा उसको महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, उन्होंने सिर्फ आम सी एक बात बोली थी एक नागरिक के दृष्टिकोण से। तो श्रेया सिंघल का कहना है कि इसमें आपत्तिजनक क्या था, इसमें डराने वाला क्या था, इससे क्या असुविधा हुई, क्या रुकावट हुई, इससे किसी का क्या अपमान हुआ। समझ में आ रही है ना आपको ये बात? फिर देखो, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 सदस्यों की पीठ के पास ये मामला गया, उस पीठ के अंदर जो कौन कौन थे, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति RF नरीमन, ओके, इनकी पीठ ने, पता नहीं शायद दो दो न्यायमूर्तियों की पीठ थी या 3 की, वो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये दोनों न्यायाधीश थे उसमें स्टूडेंट, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और RF नरीमन। इनकी पीठ ने इसको बोला, इस पूरे मामले को देखा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो आर्टिकल 19(1) है, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो आईटी एक्ट की धारा जो 66A है, इससे जनता का जानने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम की धारा 66A से प्रभावित होता है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ये लो,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि आईटी एक्ट 2000 का जो 66 ए है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है और इससे लोगों को सूचना जानने का अधिकार है। मतलब अगर मैं कोई जानकारी जानना चाहता हूं, आप बोलो उससे असुविधा होगी, उससे रुकावट होगी, उससे खेद होगा, नहीं, वो सूचना आपको नहीं मिलेगी, तो वो भी एक तरह की दिक्कत है। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला कि 19A पे अटैक है ये सीधा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आईटी एक्ट की धारा 66A में आप जिस शब्द का बोल रहे हो कि कोई ऐसा, आपने बोला कष्टप्रद सूचना हो, असुविधा पैदा होती हो, किसी के ऊपर पूर्ण आक्रामक या आपको अपमानजनक लगती हो, तो ये शब्द अस्पष्ट है कि क्या असुविधाजनक होगा, क्या कष्टप्रद होगा किसी के लिए, क्या अपमानजनक क्या होगा, ये शब्द ही अस्पष्ट है। क्योंकि इससे कानून प्रवर्तन, कौन मतलब जो कानून को लागू करने वाली एजेंसियां है, एक तो वो और अपराधी के लिए जानना मुश्किल हो जाएगा कि अपराध क्या किया। भाई श्रेया सिंघल को ये ही लगता रहा, समझने की कोशिश करो, श्रेया सिंघल को ये लगा कि जो आपका आईटी एक्ट 66A है उसके तहत आपने मेरे ऊपर कार्रवाई की, तो उसमें जो लिखा कि कष्टप्रद सूचना, असुविधाजनक सूचना, अपमानजनक सूचना, तो उसमें ये ही नहीं पता लग रहा, ना तो कानून प्रवर्तन मतलब ना तो पुलिस को, और ना ही जिसके ऊपर श्रेया सिंघल जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया उसको यही नहीं समझ आया कि मैंने अपराध क्या किया। तो उन्होंने बोला ये शब्द जो लिखे गए हैं ना, कष्टप्रद सूचना, असुविधाजनक सूचना, अपमानजनक सूचना, ये अस्पष्ट है, ये शब्द ये काफी वेग है, इनसे स्पष्ट नहीं हो रहा, इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और पीठ ने बोला कि यूके के न्यायालय का भी उन्होंने 2 निर्णय का कोट किया। उन्होंने बोला जब सेम इस तरह का मामला यूके की कोर्ट में था, तब उसमें भी एक ही मुद्दे पर दो निर्णय आए, वहां की कोर्ट की 2 डिसीजन आए। एक में तो उन्होंने बोला देखो सेम इसी तरह का मामला यूके की कोर्ट के पास गया, जैसा ये मामला है कि कष्टप्रद, असुविधाजनक और पूर्ण अपमानजनक सूचना, तो जब वहां की कोर्ट के पास ये मामला गया था तो 2 अलग अलग डिसीजन आए, एक डिसीजन एक्स आया, एक डिसीजन वाई आया। एक एक्स डिसीजन में तो माना गया कि वो सूचना आक्रामक थी, उससे किसी का अपमान हुआ। सेम जब दूसरी कोर्ट के पास वही मामला गया, उसने बोला नहीं, ना तो वह अपमानजनक है, ना ही वो आक्रामक है, ना ही वो कष्टप्रद है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब कोर्ट न्यायाधीश जो तो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, दिन रात यही काम करते हैं, जब उनकी एक मतयता नहीं है, उनका एक मत नहीं है, उनकी एक जैसी सोच नहीं है, एक ही मामले पे एक ही कंटेंट को लेके एक्स कोर्ट का डिसीजन अलग, वाई का अलग, तो कह रहे जब कानून के जानकारों को इतनी तकलीफ हो रही है इनकी व्याख्या करने में, इनको समझने में, तो एक आम आदमी और कानून के प्रवर्तन की एजेंसी मतलब पुलिस, तो उनको तो कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो यही बोला कि यूके की कोर्ट के 2 निर्णयों का भी उल्लेख किया जो इस बात पर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके समक्ष जो मामला या कंटेंट आया था वो आक्रामक या पूर्ण रूप से अपमानजनक था या नहीं। यहां भी एक कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, दूसरी ने अलग। तब इस बात का मतलब ये था, कोर्ट क्या कहना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब न्यायिक रूप से प्रशिक्षित मस्तिष्क, हमारा तो काम ही दिन रात का न्याय का ही है और इसी मामले में हम ट्रेंड हैं, जब न्यायिक रूप से प्रशिक्षित मस्तिष्क भी एक ही कंटेंट पर यानी कि एक ही सामग्री पर समान निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तब कानून प्रवर्तन एजेंसी, यहां पे हम मान लेते हैं पुलिस, तो यह कैसे आसानी से निर्धारित कर सकती है कि क्या आक्रामक है, क्या अपमानजनक है, या क्या पूर्ण रूप से आक्रामक है, या क्या पूर्ण रूप से अपमानजनक है, कैसे डिसाइड करेगी पुलिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम जो भारत संघवाद में फिर यही बोला, उस टाइम की सरकार एनडीए थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तत्कालीन जो सरकार है, मतलब बीजेपी सरकार थी, उस टाइम पे सरकार ने भी बोला कि हम आपको आश्वासन देते हैं
ठीक है, श्रेया सिंगल के साथ हो गया, हमने उस वो रिलीज भी हो गई, आगे से इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब उस टाइम की सरकार ने बोला कि हम आश्वासन देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारें आती है और चली जाती है। आज एनडीए है, कल यूपीए होगा, परसों को हो सकता है कुछ एक्स पार्टी आ जाएगी, कोई वाई पार्टी आ जाएगी। आज आपने तो एश्योर कर दिया आप दुरुपयोग नहीं करोगे, क्या गारंटी है कि कल यूपीए इसका दुरुपयोग नहीं करेगी? क्या गारंटी है परसों जो एक्स पार्टी आएगी वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, फिर वाई पार्टी आएगी वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगी? तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन ये धारा तो हमेशा ही बनी रहेगी ना। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे आने वाली सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करेगी? आप तो गारंटी दे रहे हो, लेकिन आगे आने वाली सरकारें इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये हमला करती है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब मुद्दा ये हुआ कि सेम इसी तरह का ऑर्डिनेंस केरल सरकार लेके आई है और केरल पुलिस को ऐसी ही शक्तियां देना चाहती है। तभी तो विपक्षी दल कहता है कि केरल की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, जिसने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया था, उससे पुनर्जीवित कर रही है एक तरीके से, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। सॉरी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा। कोई इश्यू इसमें मुझे नहीं नजर आता कि किसी तरह का कोई इश्यू है इसमें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है स्टूडेंट। लगातार मैंने बोला है कि इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर पे भी, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में उसकी एक्टिविटी लगातार जारी हुई है। अभी जो नया मामला है, ये नया मामला है भूटान का। ये भूटान का नया मामला है। मैं आपको बता देता हूं कि भूटान, और देखो ये अगर ये मान के चलो ये उत्तर पूर्वी भारत है स्टूडेंट, ये यहां पे जो देश है ये है भूटान, और यहां ऊपर है चीन। अब चीन क्या कर रहा है, भूटान और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है, मैं पहले ही बता चुका आपको, सीमा विवाद है भूटान और चीन के बीच में। अब चीन क्या कह रहा है, भूटान का दावा यह है कि जो एक विवादित क्षेत्र था चीन और भूटान के बीच में, उस विवादित क्षेत्र में चीन के द्वारा एक गांव बसा दिया गया। गांव बसा दिया गया, वहां पे सड़कें बिछा दी गई, पुलिस स्टेशन बना दिए, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ क्रिएट कर दिया, और उसके साथ वहां पे रनवे भी बना दिया। तो ये पूरा मामला है। देखते हैं वो गांव क्या है, ठीक है, वो मुद्दा क्या है। मुद्दा कहां जाएगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 IR में। डन, देखते हैं। ये देखो दिखा देता हूं मैं आपको। ये भूटान है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये एक गांव बना भूटान के बॉर्डर पे। भूटान के बॉर्डर पे, भूटान और चीन के बॉर्डर पे ये विवादित क्षेत्र है। यहाँ पे ये भूटान है, ये चाइना है, दोनों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जिसपे दोनों अपना दावा करते हैं। यहाँ पे उस गांव को बसा दिया गया, और इस गांव का नाम है पेंगडा, ये नाम है। तो पेंगडा विलेज है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए, वन लाइनर में अगर पूछ लिया कि हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पेंगडा विलेज का संबंध किससे है, तो चीन और भूटान के बीच में विवादित स्थल है ये देखो। तो ये देखिए पेंगडा विलेज। तो चीन ने हाल ही में कहा कि चीन द्वारा भूटान की सीमा के निकट बनाया गया पेंगडा गांव चीन की सीमा में ही निर्मित किया गया है। चीन का कहना है कि मैंने जो गांव बसाया है ना, ये तो मैंने अपनी टेरिटरी में बसाया है, भूटान की टेरिटरी में नहीं बसाया। लेकिन जो वहां से इमेजेस निकल के आई, वहां से जो फोटो निकल के आई, उससे साफ ये पता चला है कि ये वहां लोकेटेड है जो दोनों देशों के मध्य विवादित भूमि है। चीन ये कह रहा है नहीं, मैंने तो अपने एरिया में ये डेवलप किया है, जबकि जो फोटोज आई है, जो लोकेशन आइडेंटिफाई हुई है, ये साफ पता चल गया कि चीन ने ये गांव कहाँ पे बसाया है, भूटान और चीन के बीच में जो विवादित स्थल है, क्षेत्र है, वहीं पे बसा दिया। अब चीन की मीडिया के अनुसार पेंगडा गांव में 27 परिवार रहते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 124 है। यहाँ ग्रामीण समिति बना दी, स्वास्थ्य अवसंरचना बना दी,
पुलिस कंट्रोल रूम बना दिया, किंडर गार्डन्स बना दिए स्कूल के बच्चों के पढ़ने के लिए, सुपर मार्केट्स बना दिए और प्लास्टिक का रनवे बना दिया। मतलब चीन ने प्रॉपर एक गांव ही बसा दिया यहाँ पे, और वो भी किस पे? डिस्प्यूटेड एरिया पे। आप देख सकते हो चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जबकि G20 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप की बात हम नहीं करते। ओके, तो यह क्षेत्र जो ये पैंगडा विलेज जो बसाया गया स्टूडेंट्स, ये डोकलाम पेनिनसुला में ही इसको बसाया गया, और ये भारत, भूटान और चीन के ट्रांजैक्शन मतलब डोकलाम का जो मुद्दा था उसी के आसपास इस गांव को बसाया गया है। तो मैं आपको डोकलाम भी दिखा देता हूं, पहले भी हालांकि बताया था मैंने। डोकलाम क्या है? ये चुंबी घाटी में लोकेटेड है, जो डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट अवस्थित है। चीन के द्वारा भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रयास किया गया, जबकि उस टाइम पे भारत ने काफी विरोध किया था और चीन को अपने कदम पीछे उठाने पड़े थे। जब चीन और भूटान के बीच में आप जानते हो कि सीमा विवाद है, और डोकलाम पर चीन के, अगर देखो इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर डोकलाम पर चीन का नियंत्रण हो जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत के लिए जो मैंने बताया था वो चिकन नेक है, उस तक चीन की इजिली एक्सेस हो जाएगी। अगर चीन ने वहां कभी इन फ्यूचर भारत और चीन के बीच में कभी तनाव की स्थिति बनती है और उस पर अगर कब्जा कर लिया, तब उससे क्या होगा? पूरा पूर्वोत्तर भारत से हमारी कनेक्टिविटी कट जाएगी। ओके, और नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ जाएगा, ये बात है। ये देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये भूटान है, ये, और यहां पे है चुंबी वैली। ठीक है, ये चुंबी घाटी है, यहीं पे है आपका वो डोकलाम, और इसी डोकलाम क्षेत्र में ही जो पैंगडा विलेज है, पैंगडा विलेज यहीं बसाया है चीन ने। ये हरकत देखो, ये बाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लगातार चीन शांति मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और समन्वय की स्थिति होनी चाहिए उसका उल्लंघन करता जा रहा है। तो ये पैंगडा विलेज है, मतलब डोकलाम तो आपको याद ही रहेगा। साथ के साथ याद रखना उसी विवादित क्षेत्र में, डोकलाम प्लेट्यू के क्षेत्र में ही पैंगडा विलेज बसा दिया है चाइना ने। डन सॉरी। नेक्स्ट है हमारा जो आज की जो खबर है, उड़ीसा सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है, मतलब वहां की विधानसभा में ऐसा बिल लेके आई है जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग हड़ताल करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, गैर, देखो वैसे आपको अपना प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का आपको अधिकार दिया है संविधान ने शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अगर आप गैर कानूनी रूप से गलत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हो, अवैध तरीके से हड़ताल करते हो, तो उसके लिए अभी उड़ीसा सरकार एक अपना क्या लेके आई? एक बिल लेके आई है। बिल क्या है उसको देखेंगे। ये देखते हैं सबसे पहले कहां जाएगा, ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 का मुद्दा है, देखते क्या है उड़ीसा सरकार का ये बिल। बिल का नाम है उड़ीसा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस अमेंडमेंट बिल 2020। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा आवश्यक रखरखाव संशोधन विधेयक इसको प्रस्तुत किया। बेसिकली वहां पहले से एक दूसरा अधिनियम था, उड़ीसा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम 1988, इसी में ही संशोधन किया गया है 2020 में। तो ये संशोधन क्या है? देखो, सरकार कहती है उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाता है या उनको कारावास का प्रावधान करता है जो गैर कानूनी तरीके से हड़तालों को प्रोत्साहित करते हैं या सहायता देते हैं। देखो, कुछ लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल करने होते हैं, अपने पर्सनल लाभ के लिए, हित के लिए वो हड़तालों को, उसके साथ साथ इस तरह को हड़तालों को या तो फंडिंग करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। तो सरकार चाहती है कि इस तरह की गैर कानूनी हड़तालों को जो इंसान प्रमोट करेगा या उसको जो सपोर्ट करेगा किसी भी तरीके से, उसको 1 साल तक की कारावास की सजा या 5,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है इस वाले विधेयक के अंदर। तो दरअसल क्या देखा गया, पूर्व में उड़ीसा सरकार ने देखा कि बहुत सारे विभागों के, कंपनियों के कर्मचारी और कार्मिकों के प्रति किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब अगर कर्मचारी ही और कार्मिक ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर वो हड़तालों को प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो पूर्व में उनके खिलाफ कोई
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसी कोई प्रावधान नहीं था। तो ये जो नया विधेयक है सरकार को ये ताकत देता है कि कर्मचारियों और कार्मिकों के अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं था और वो गैरकानूनी रूप से हड़तालों को कर सकते थे या समर्थन दे सकते थे। तो इस पे रोक लगाने के, इन सारी एक्टिविटी पे रोक लगाने के लिए ही क्या हुआ, ये आपका उड़ीसा सरकार इस वाले विधेयक को लेके आई है। अभी विधेयक है, पास नहीं हुआ, पास हो गया तो ये एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी अच्छा पॉइंट है। मेंस में सीधा आते हैं इस तरह की चीजें, सीधे आते हैं। सुनो, पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद जो सबसे बड़ा जो दिक्कत हुई, एजुकेशन सेक्टर, देखो स्कूल एजुकेशन प्रभावित हुई। अभी भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं खुले हैं। बच्चे क्योंकि वल्नरेबल है कोविड-19 पेंडेमिक के प्रति, तो उनको उस सेंसिटिविटी को देखते हुए सरकारों ने, बहुत सारी राज्य सरकारों ने अभी स्कूल खोलने का जो परमिशन है वो नहीं दी। तब जो ये आज की न्यूज है, द हिंदू की न्यूज है, उसमें ये लिखा है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक से किस तरह से बच्चों की लर्निंग इंपैक्ट हुई है। लर्निंग मतलब अधिगम, इसको अधिगम बोलते हैं, लर्निंग को बोलते हैं अधिगम। ये अधिगम कैसे प्रभावित हुआ, बच्चों की शिक्षा कैसे प्रभावित हुआ। तो अभी 5 राज्यों में सर्वे किया गया, 5 राज्यों में सर्वे किया गया, ठीक है। इन जो 5 राज्यों में जो सर्वे किया गया, इस सर्वे से पता चला कि कोविड-19 पेंडेमिक ने किस तरह से एजुकेशन को प्रभावित किया। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू तो हुई, लेकिन उस ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, उसमें बाधाएं क्या है, ये सारे के सारे दिखाए गए हैं। तो इसमें कुल मिला के आप जो 5 राज्य थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके साथ ही कर्नाटक और उत्तराखंड, तो ये 5 राज्यों में स्टडी की गई थी। और उस स्टडी के बाद एक प्रॉपर ये पूरा एक स्ट्रक्चर लेके आया गया कि इस ऑनलाइन लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को कहाँ दिक्कत है, टीचर्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई टेक्निकल इश्यूज भी थे। तो कुल मिला के जो 5 मेजर इश्यू निकल के आए इस सर्वे में, पहला तो एक्सेस का इश्यू, पहुंच का मुद्दा निकल के आया, ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन तक कितने बच्चों की एक्सेस हुई। दूसरा था लैक ऑफ कनेक्ट, मतलब क्या टीचर अपने आप को कनेक्टेड फील कर पा रहे थे बच्चों के साथ या नहीं। तीसरा था कि क्या ये जो प्रणाली आपने ऑनलाइन शुरू की, क्या वो सही थी या नहीं थी, क्या उसमें कोई तकनीकी कमियां है या नहीं है। और पांचवा जो इसका जो कंक्लूजन है वो काफी जोखिम भरा है। तो देखते हैं मुद्दा कहाँ है, कौन से पेपर में जाएगा। सबसे पहली बात तो जनरल स्टडीज, ये आपके जाएगा पेपर 1 में, और उसके साथ पेपर 3 में जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। डन। पेपर 2 में भी जाएगा कि सरकार की एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में बच्चे प्रभावित ना हो, उनकी एजुकेशन प्रभावित ना हो। तो एक तरह से जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों ही पेपर में ये टॉपिक चला गया। देखते हैं मुद्दा क्या है। ये देखो, कोविड-19 और उसका लर्निंग पे इम्पैक्ट। तो 5 राज्यों में अध्यापकों और अभिभावकों, पेरेंट्स के ऊपर किए गए सर्वे के अनुसार जितने भी स्कूली शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, उनमें से 60% बच्चों ने कोई ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन नहीं की। पहली सबसे बड़ी बात ये मान के चलो कि लगभग पिछले 10 महीनों से लगभग कोविड-19 पेंडेमिक की चपेट में है इंडिया, क्या पूरा विश्व भी है। उसमें भी सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 60% तक तो सरकार हालांकि कुछ प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन 60% बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षाएं इन्होंने ज्वाइन नहीं की। उसके कारण बताए गए। प्रमुख कारण क्या बताया, पहले तो स्मार्टफोन, टैबलेट्स और लैपटॉप की अनुपलब्धता। ये पहला मेजर रीजन ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले फैमिलीज के बच्चे, ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, उनके पास इस तरह की स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। दूसरा,
जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, क्योंकि अध्यापक के ऊपर भी सर्वे हुआ, उन्होंने बोला कि जिस तरह ऑफलाइन पढ़ाने में हमें इमोशनल कनेक्टिविटी फील होती थी बच्चे के साथ, अरे रामू, अरे श्यामू, अरे महेश, अरे रमेश, अरे पिंकी, अरे गीता, अरे सुनीता, वो बोल के टीचर को भी एक भावनात्मक लगाव महसूस होता था, तो वो विकसित नहीं हो पा रहा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज हुई है। ये देखो, तो एक तो स्मार्टफोन्स की अनअवेलेबिलिटी, उसके बाद इमोशनल जो एक कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स के साथ। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, आपको जिस तरह से आप अन अकेडमी में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अन अकेडमी में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखो हम एक बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे, हम बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे खूब हम टेक्निकल, हमारे पास सारी डिवाइसेस हैं, मतलब अन अकेडमी की साइड से हर एजुकेटर, जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है, टेक्निकली बहुत साउंड है। प्रोफेशनलिज्म, हमारे हर चीज की क्राइटेरिया है कि बच्चों के लिए स्लाइड्स किस तरह की बनाई जाएगी, कितना उसका फॉन्ट साइज रखना है, कहाँ कहाँ इमेजेस डालनी है, कहाँ इमेजेस नहीं डालनी। हमारे पास एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको हम फॉलो करते हैं, ताकि आपको प्रोफेशनली हम टीच कर रहे हैं, आपको किसी तरह का ये प्रॉब्लम ना लगे कि यार मजा नहीं आ रहा अन अकेडमी में। लेकिन सरकारी स्कूल है, जो स्कूल एजुकेशन है, वो उस तरीके से तैयार नहीं है, और वो तो छोटे बच्चे हैं। अगर छोटे बच्चों को ए बी सी डी, बेसिक मैथ सिखाना है, बेसिक साइंस सिखाना है, उसमें आपका फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चा आमने सामने होना जरूरी होता है। देखो सारे बच्चे सारे बच्चे बायजूस का जो स्कूल एजुकेशन नहीं ले सकते। भाई बायजू है, वाइट जेयर हार्ट है, जो हैट है, ये ये क्या है, ये जिन फैमिलीज की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, वो ही अपने बच्चों को वहां करा पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की। 65% जनसंख्या अभी भी गांव में ही रहती है, और गांव में रहने वाले मैक्सिमम लोग, 70-80% लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वहां इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म नहीं है टीचिंग का, जिस लेवल का अन अकेडमिक से, अन अकेडमी पर आप सीखते देखते जानते हो। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? ये मत सोचना सर हम भी तो पढ़ रहे हैं, अरे आप पढ़ रहे हो, आप ये देखो ना अन अकेडमी किस लेवल पे जाके आपको पढ़ा रही, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कितने तरीके से एडुकेटर्स को छाट के लाई है अन अकेडमी आपके सामने, कितने लेवल्स है। एक टीचर को अन अकेडमी पे जाके पढ़ाने के लिए एक बहुत लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब जाके हम आपके सामने आते हैं, अपनी क्वालिटी, कितनी सारी चीजें दिखा पाते हैं। लेकिन स्कूल एजुकेशन में, सरकारी स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें, तो ये चीजें आप सोच सकते हो किस लेवल की बातें हैं। तो इसने बोला कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में यद्यपि ऑनलाइन लर्निंग की शुरुआत की, और कर्नाटक और उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत नहीं की। इसने बोला कि जो 5 राज्य हमने सर्वे किए, उसमें कर्नाटक ने और उत्तराखंड ने तो ऑनलाइन एजुकेशन दी ही नहीं बच्चों को। उधर छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान ने दी, लेकिन जो छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान दे भी रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। ये मुद्दा है, वो उस अप टू द मार्क नहीं है, पेरेंट्स उससे सेटिस्फाई नहीं है, टीचर खुद पढ़ा के खुश नहीं है। टीचर खुद कह रहा है मुझे तो कोई इमोशनल कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही। तो ऑनलाइन कक्षाओं के मामले में प्रमुख समस्या और मुद्दा क्या है? अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो पहला सबसे बड़ी बात है पहुंच से जुड़े मुद्दे। एक्सेस कैसे करेंगे लोग बाग उससे, बताओ। लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास, पेरेंट्स पुअर है, एक इश्यू। सेकंड इश्यू है इमोशनल कनेक्टिविटी, ना तो बच्चे की टीचर के प्रति हो पा रही, ना टीचर के बच्चे की प्रति हो पा रही, दूसरा मुद्दा। तीसरा, जो पेरेंट्स है या गार्जियन है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाएं का जो क्वालिटी है, उससे वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि नहीं, कि ये सही नहीं जा रहा। फिर फिर है टेक्निकल ग्लिचेस, तकनीकी कमियां हैं बहुत सारी, तकनीकी कमियों का समाधान नहीं हो पा रहा। भाई समाधान कैसे नहीं हो पा रहा? भाई इंटरनेट की एक प्रॉब्लम है, स्मार्टफोन डिवाइसेस की प्रॉब्लम है, और कितने लोगों से चलानी आती है ये बताओ, चलानी कितने से आती है ये बताओ। ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना नाम डालो, ये 10 चीज के आपको उसके अंदर कितनी बड़े क्राइटेरिया होते हैं, आप खुद ही देखो। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस देखनी हो,
तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड करोगे, उसमें नाम डालोगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, 10 चीज डालोगे। उसके बाद फिर देखोगे नवीन सर कहाँ हैं, जाके सर्च करोगे, फिर उनकी क्लास का शेड्यूल देखोगे। ओके, फिर उनका नोटिफिकेशन आएगा, फिर पढ़ो। इतना टेक्निकल। और सरकारी स्कूल के बच्चे, बच्चे देखना, ये सोचना वो बच्चे है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने स्मार्टफोन देखे ही नहीं कभी। 60% तो साफ ही बोल दिया ना, उनके पास है ही नहीं। फिर उनके पेरेंट्स आप देख लो किस बैकग्राउंड से है वो लोग। तो वो तकनीकी कमियां हैं। और उसके बाद ऑफलाइन कक्षाओं को वरीयता, खुद पेरेंट्स चाहते हैं वो स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे, ऑनलाइन उसके लिए क्यों नहीं भेज रहे। वो उनका मानना यही है कि जब भी खुलेंगे, ऑफलाइन खुलेंगे, हम अपने बच्चों को उसी में ही भेजेंगे, हम ऑनलाइन हमें पढ़ाना ही नहीं है। ये लो, ऑनलाइन नहीं पढ़ाना, साफ बोल दिया उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम है। देखो, यहाँ केस स्टडी का भी मामला है। सपोज करो अगर कोविड-19 पैंडेमिक, ईश्वर ना करे, 1-1.5 साल और चले, तो क्या नेक्स्ट 2 ईयर तक के लिए आप बच्चों को घर पे बिठा दोगे क्या? तो एक केस स्टडी का मुद्दा हो जाएगा। एक केस स्टडी आ जाएगी कि आप किसी क्षेत्र के जिला कलेक्टर हो या जिला शिक्षा अधिकारी हो। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते आपको पता चला है कि आने वाले 1-2 वर्षों तक फिर से स्कूल नहीं खुलेंगे। उससे बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है। ये कल का भारत के निर्माता है। तो सरकारों ने इस बात का निर्णय लिया है कि स्कूल एजुकेशन को फिजिकल रूप में, मतलब जो ऑफलाइन रूप में होती है, उसको नहीं चलाया जाएगा। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। लेकिन आपने ये देखा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के बावजूद भी बच्चों का और अभिभावकों का ऑनलाइन शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है। ऐसे में एक जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति अभिभावकों और बच्चों के एटीट्यूड में चेंज करोगे, बताओ। उनकी अभिवृत्ति में बदलाव करोगे। अभिवृत्ति बदलाव, बताओ कैसे करोगे। केस स्टडी दे देगा यूपीएससी प्रॉपर। तो टोटल ये आपके एटीट्यूड पे बेस्ड केस स्टडी आ जाएगी, एटीट्यूड आधारित केस स्टडी। फिर वही आएगा, कैब मॉडल बताया था मैंने, कॉग्निशन, अफेक्शन, बिहेवियर, समझाया था ना मैंने आपको। कैब, यहां कैब से सॉल्व करोगे, कॉग्निशन में डालोगे किस तरह से। आप नहीं कर रहे, लेकिन कुछ राज्यों ने, कुछ देशों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी, उनके बच्चे तेजी से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अफेक्शन, भाव दिखाओ उसमें, फिर उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए दिखाओ। बोलो कि सरकार खुद आपको स्मार्टफोन देगी, ठीक है, टैबलेट्स देगी सस्ती दरों पे, आप अपने बच्चों को घर पे रखो, पढ़ाओ, देश की पूंजी है, ये है वो है, 10 चीजें करके आपको समझाना होगा। डन? समझ में आ रहा है या नहीं? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि साल 2014 से 2029 का बीच का जो पीरियड है, ये देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विकास के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो अभी हुआ क्या है कि सरकार ने अभी जो 76 मल्टी स्टोर बहुमंजिले फ्लैट्स है, बहुमंजिले फ्लैट्स, समझने की कोशिश करना, बहुमंजिले फ्लैट्स है किनके लिए? सांसदों के लिए, जो एमपीज हैं, उसका उद्घाटन किया है। दरअसल पहले क्या थे, 8-9 बंगले थे, लगभग 8 के करीब बंगले थे, पुराने थे। और उन बंगलों को दोबारा से रीडेवलपमेंट किया और उनको किसमें किया गया? 76 मल्टी स्टोरीज बहुमंजिले फ्लैट बनाए गए। उसमें 76 बहुमंजिले फ्लैट बनाए गए जो एमपीज को आवंटित होंगे। दिल्ली में अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखोगे सांसद की कोठियां और बंगले होते हैं। तो वैसे ही स्पेसिस कम है, तो सरकार ने क्या किया? रीडेवलपमेंट किया, 8 बंगलों को रीडेवलप करके उनसे 76 फ्लैट्स बना दिए। उसके उद्घाटन पे मोदी जी बोल रहे हैं कि देश के विकास के लिए, अगर देश का विकास अगर हम देखें भारत का, तो 2014 से 29 तक का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक बात समझने की कोशिश करना कि 2014 से 19 एक फेज, 19 से 24 दूसरा फेज, और 24 से 29। भाई यहां भी हमारे मोदी जी की सरकार है, यहां भी मोदी जी है, यहां भी मोदी जी है। ठीक है,
और मोदी जी कह रहे हैं 29 तक के लिए भी बोल रहे हैं अगर आप देश का विकास करना चाहते हो तो ये पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भी आप मोदी जी को ही लेके आना अगर आपको देश का विकास करना है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये पीरियड तो इनका है, इन्हीं का ही रहेगा, मोदी जी का। आगे आने वाले पीरियड के लिए भी मोदी जी बोल रहे हैं अगर आप वास्तव में देश का विकास करना चाहते हो तो ये 24 से 29 का पीरियड भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आप हमें ही लेके आना फिर से भी अगर आपको देश को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। ऐसे ही बोल रहा हूं, इसी तरह की बातें कही है उन्होंने भी। देखिए, वर्ष 2024 से 29 तक का समय भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये मोदी जी ने बोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया और 80 साल से अधिक पुराने 8 बंगलों को विकसित करके उससे 76 फ्लैट बनाए गए। ओके, मोदी जी ने कहा कि 16वीं से लेके 18वीं लोकसभा, 16वीं थी कौन सी, 2014 से 19, 17वीं है 19 से 24, तो कह रहे 16वीं से लेके 18वीं, यानी कि 18वीं होगी 2024 से 29 के बीच की अवधि भारत जैसे एक युवा लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछले 6 सालों में देश में आर्थिक जो विकास हुए या विभिन्न तरह के विकास हुए महत्वपूर्ण है। हमने कृषि क्षेत्र में, श्रम क्षेत्र में बहुत कानून लेके आए, नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आए, अनुच्छेद 370 को हमने रिमूव किया। ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रयास किए हैं। और अगर आप चाहते हो कि देश नई ऊंचाइयों पे और जाए तो 18वीं जो लोकसभा है उसमें भी आप हमें ही लेके आए। इनडायरेक्टली इसी तरह का मैसेज किया है, समझ जाना आप सभी लोग होशियार हो। तो उन्होंने बोला कि देश के विकास के लिए 18वीं लोकसभा का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। 24 से 29 का टाइम देश के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो देश को अगर विकास के नवीन स्तर पे पहुंचाना है तो 18वीं लोकसभा उसमें महत्वपूर्ण रहेगी, उसका कार्यकाल। तो यानी कि 24 से 29 के लिए अपना बैकग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है मोदी जी ने। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देश नई ऊंचाइयों तक जाए, हर कोई चाहता है। ओके, चलो अब आता है स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ऑफ द डे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज टॉपिक ऑफ द डे में जो आज का टॉपिक है मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये देखिए, व्हाई चाइनाज नेगेटिव यील्ड बॉन्ड आर इन डिमांड। देखो, चीन का जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है वो मांग में क्यों है, सबसे बड़ा मुद्दा। आपको लगेगा सर पहली बात तो हमें बॉन्ड नहीं पता, फिर हमें यील्ड नहीं पता और फिर नेगेटिव नहीं पता। तो आज के इस टॉपिक में हम बॉन्ड को समझेंगे, बॉन्ड यील्ड को समझेंगे और उसके बाद वो नेगेटिव होने का उसका मतलब क्या है ये समझेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी की एक अच्छी समझ के लिए, अगर आपको इकोनॉमी की एक अच्छी समझ पैदा करनी है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, समझे। और ये जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, मेंस में जीएस पेपर थर्ड में जा रहा है ये। और ये उन प्रयासों में से एक है कि कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं किस तरह के प्रयास कर रही है। अब एक एक करके सारी चीज समझते हैं, सुनो, एक एक करके समझेंगे। यहां समझाता हूं मैं एक एक करके आपको सारी चीजें। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये पूरा टॉपिक है कि चीन ने पहली बार नेगेटिव बॉन्ड यील्ड, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड ऑफर की है। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, देखो बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड है, अर्थव्यवस्था वाला बॉन्ड है ये, फिल्मों वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है, पहली बात तो ये। तो बॉन्ड क्या होते हैं, ये फिक्स्ड, याद रखना, फिक्स्ड इनकम के आपके ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, निश्चित आय के साधन है ये, आपके निश्चित आय के साधन। यानी कि बॉन्ड ऐसी चीज है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक आय सुनिश्चित होगी, निश्चित आय के साधन है। मैं आपको समझा देता हूं, बॉन्ड एक तरह से होता क्या है, एक तरह का पेपर होता है। अब बॉन्ड समझाऊंगा, रुको। बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं कॉमनली अगर देखा जाए।
गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी, और दूसरा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का, सरकारी बॉन्ड का मतलब क्या है कि सपोज करो सरकार को कल सड़क बनानी है, स्कूल खोलने हैं, हॉस्पिटल खोलने हैं, जिस भी तरह का अवसंरचना का विकास करना है, सरकार को चाहिए पैसे। सरकार क्या कहेगी, ये लो भैया मुझे पैसे चाहिए और मैं आपको एक सरकारी पेपर देती हूँ, इस पे लिखा रहेगा कि भारत सरकार आपको ये वादा करती है कि ये बॉन्ड ऐसा है, जो भी व्यक्ति, और ये बॉन्ड है 100 रुपए का, जो व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदेगा, मैं आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल उसको 10% का इंटरेस्ट दूंगी। 10% इंटरेस्ट, ब्याज। वो बोल देगी 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी बोल देगी, 1 साल, मतलब इस तरह से जो भी टाइमिंग होगा। तो अगर 5 साल का टाइम है तो हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट और 5 साल बाद आपका बेसिक अमाउंट वापस। यानी कि अगर 5 साल के लिए सरकार ने वो पेपर जारी किया कि ये लो, भारत के लोगों या कोई भी है, अगर इसको कोई खरीदता है, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, आप इसको खरीद लो, 5 साल तक मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगी, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपका पूरा पैसा भी वापस कर दूंगी। तो हुआ क्या, 100 रुपए का 10% कितना होता है, आप ये बताओ, 10 रुपए। तो हर साल सरकार 10 रुपए देगी, तो 5 साल तक 10 10 10 10 50 रुपए दे दिए आपको। और जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुए, आपका 100 रुपए भी तो है, तो ये 100 रुपए में खरीदा था ना, ये भी तो देगी ना सरकार वापस, तो 150 रुपए मिल गए कुल मिला के। तो 5 वर्षों में मिले आपको 150 रुपए। 100 रुपए आपका बेसिक अमाउंट था, 50 रुपए आपको इंटरेस्ट मिले। इसी तरह की बात अगर सपोज करो प्राइवेट कंपनियां भी तो कह सकती है, भाई टाटा बोलेगी, रिलायंस बोलेगा, इनको भी तो क्या करना है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है ना, ये भी बोलेंगे कि ये लो भैया, हमने भी 100 रुपए का बॉन्ड दिया है, और जो हमसे इस बॉन्ड को खरीदेगा हम भी उसको 10% का इंटरेस्ट दें, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अब यहां एक बात समझने की कोशिश करो, एक आम आदमी, जो आदमी ये सोचेगा कि मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है, मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, यहां पे मैं एक थोड़ा सा बदलाव करता हूं। कॉर्पोरेट वाले बोल रहे हैं कि मैं आपको 20% का इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे दो, 100 रुपए का मेरा एक बॉन्ड है, मैं आपको 20% का दूंगा। और सरकार बोल रही है मैं दूंगी आपको 10% का, ये एक चेंज कर लो। तो एक आम आदमी है, एक निवेशक है, जो ये सोचेगा, जिसको देखो, ये चाहता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, कोई भी किसी तरह का रिस्क ना हो, तो वो क्या कहेगा कि मुझे तो भैया सरकारी बॉन्ड खरीदना है, मैं बॉन्ड तो खरीदूंगा खरीदूंगा लेकिन सरकारी। इसमें हालांकि रिटर्न, रिटर्न मतलब लाभ, ये रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है, रिटर्न कम है, रिस्क भी कम है। दूसरा वाला बोलेगा कि मैं इसको खरीदूंगा, भाई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कह रहे इसमें रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है इसके अंदर, ये लो रिटर्न ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें रिस्क, भाई प्राइवेट कंपनी है, कल को डूब जाए तो रिस्क भी तो क्या हुआ, रिस्क भी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब बाजार से पैसा उठाने का तरीका है, पैसा उधार लेने का एक तरीका है। तो ये दो तरीके से, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है या कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड रिटर्न कम, रिस्क भी कम, सरकार गारंटी ले रही है उसमें। प्राइवेट वाला, कॉर्पोरेट वाला तो क्या है, रिटर्न तो ज्यादा, रिलायंस बोल तो रहा है मैं 20% दूंगा हर साल। 20% देने का मतलब हर साल, इस साल भी 20, अगले साल भी 20, अगले साल भी 20, अगले साल भी, अगले साल, 5 साल में 100 रुपए, और 100 रुपए मेरे पहले के थे, मुझे तो 200 रुपए मिल रहे हैं यहाँ। तो हालांकि यहाँ रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो ये होते हैं बॉन्ड, पहली बात तो ये, एक बात तो ही ये बॉन्ड, समझ में आ गया बॉन्ड। अब सेकंड बात करते यील्ड की। ये जो है यील्ड, यील्ड को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलता हूं मैं उपज, या इससे हमें रिटर्न कितना मिला, कितना रिटर्न मिला। तो अगर हम यहां देखें, गवर्नमेंट वाला तो क्या कह रहा है, 10%, लेकिन जो कॉर्पोरेट वाला क्या है, वो है 20%। गवर्नमेंट वाला कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 10% का, कॉर्पोरेट वाला 20% का। तो ये इसका यील्ड है,
तो अभी सिर्फ इतना समझो, हमने बॉन्ड समझा, निश्चित आय के साधन होंगे, सरकारी हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, सरकारी रिस्क कम, रिटर्न भी कम, कॉर्पोरेट रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा। यील्ड क्या होती है? जो उससे आपको इनकम हुई, जो उससे आपको रिटर्न मिला, वो होता है आपकी यील्ड। डन। अब आगे चलते हैं, अब एक कदम आगे चलते हैं। ये देखो, अगला जो स्टेप है ये देखने की कोशिश करो। अब मैंने बोला, जब जैसे अभी कोविड 19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड 19 पेंडेमिक है, इस कोविड 19 पेंडेमिक में देखो सिचुएशन क्या बनी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। सारे शेयर मार्केट, सारे बाजार बिल्कुल नीचे की ओर आ गए। ऐसे में जो मेजर प्रॉब्लम हुई है आपके सामने, दुनिया भर के निवेशकों के सामने, उन्हें ये लगा कि अपने पैसे को कहां निवेश करें। कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, वहां तो रिस्क है भाई, अभी कोविड कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, हमें पता ही नहीं। ओके, तो उनको ये लग रहा है कि सरकारी, उसमें अगर हम जाके सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि सरकार गारंटी लेगी कि हमें कम मिलेगा लेकिन मिलेगा, हमारा पैसा सेफ रहेगा। प्राइवेट में जाकर लगा देंगे तो कोई गारंटी नहीं है। अब ये सुनो, कोविड 19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, एक बंदा ए था, इसने सरकार का जो बॉन्ड खरीदा वो 100 रुपए में। यहां समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा 100 रुपए में, और सरकार ने क्या बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी इस पे 10%। चलो, ए ने खरीद लिया। अब कोविड 19 पेंडेमिक है, अब एक बी है, बी भी चाहता है कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करूं। तो ए कहता है एक काम कर ले भाई, तू मेरे से खरीद ले, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड की मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड ज्यादा, जैसे किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, ये आपको पता है। अब ए बोलेगा एक काम कर भाई, ये 100, मैं तो तेरे को ये 100 रुपए में तो नहीं दूंगा, मैं तो तुझे 110 रुपए में दूंगा, तेरे को लेना हो तो ले, अदरवाइज तू भूल जा। बी को मजबूरी ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा नहीं लगा सकता, ऐसे ऐसे कोविड 19 पेंडेमिक में जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तो उस वो सोच रहा है कि सरकारी बॉन्ड में लगाऊंगा तो कम से कम पैसा मिलेगा लेकिन सेफ रहेगा। तो बी क्या कर लेता है, बी ने ए से खरीद लिया, बी ने खरीदा 110 रुपए, लेकिन सरकार ने तो बेच दिया ना एक बार। अब ये ए बी को बेच रहा है या बी सी को बेच रहा है, ये मान के चलो सी को इसने 150 रुपए में बेचा, इसको सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार ने तो बोला था जो भी इस बॉन्ड को लेके आएगा, सरकार ने तो बोला था ये पेपर है, चाहे उसको ए लेके आओ, बी लेके आओ, सी लेके आओ, क्योंकि ए बी को बेच सकता है, इसको बी सी को बेच सकता है। कोई भी लेके आओ, जब भी लेके आएगा मैं तो उसको सिर्फ 10% ही दूंगी। तो ऐसे में जहां ए को एक्चुअल कीमत तो क्या थी इस बॉन्ड की, 100 रुपए थी ना, ए को तो 10 रुपए मिलेंगे साल के। अगर हम वार्षिक देखें, ये देखो सालाना, ए को तो 10 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। बी अगर बोले, वैसे तो बी ने 110 रुपए लगाए, इसको मिलना चाहिए था कितना, 11 रुपए मिलने चाहिए थे 10% के हिसाब से, लेकिन 11 नहीं मिलेंगे इसको, 11 नहीं मिलेंगे इसको। वही जितना 10 रुपए है वही मिलेंगे, 150 वाले को भी 10 मिल रहे हैं। तो यहां मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट, कि जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, मतलब वो 100 से कितनी हो गई, 110, लेकिन उसकी जो यील्ड है वो घट गई। बॉन्ड की कीमत बढ़ते ही उसकी उत्पादकता घट जाती है। जहां 100 रुपए पे उसको 10 रुपए मिलने चाहिए थे, अब 110 पे 110 पे 10 मिल रहे हैं उसको, यानी कि बॉन्ड की कीमत बढ़ी, उत्पादकता घट गई। ये बात समझना कि बॉन्ड की कीमत बढ़ी तो उत्पादकता घट गई। आई बात समझ में? दूसरा, एक सिचुएशन तो ये थी, सपोज करो कल को कोविड 19 पेंडेमिक, कल ऐसा होता है कि कोविड 19 पेंडेमिक समाप्त हो जाता है, पूरा बाजार फिर से रिवाइव हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर बूम पे जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर बूम पे जा रहा है, पूरा बाजार अच्छे में है। फिर सिचुएशन देखो,
ये वही गवर्नमेंट बॉन्ड है 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला बॉन्ड है ये ए के पास है। अब ये ए चाहता है भाई अब तो प्राइवेट सेक्टर रिवाइव कर गया, सरकार तो मुझे सिर्फ 10% का ही दे रही थी, मैं तो एक काम करता हूँ ये पैसा निकाल के ना मैं कहाँ लगाऊंगा, प्राइवेट सेक्टर में लगाऊंगा, क्योंकि वो तो मुझे 20% का रिटर्न दे रहा है। अब लेकिन पैसा तो चाहिएगा ना उसको, तो उसने ए ने सोचा एक काम करता हूं मैं इसको बेच देता हूं बी को। अब ये अगर 90 में भी ले रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर बी 90 में भी ले रहा है तो मैं यहां से पैसा निकाल के अपने पास से कुछ और पैसा लगा के मैं तो प्राइवेट वाला खरीदूंगा, वहां मेरे को 20% का वो मिल रहा है। अब देखो यहां ए को 100 रुपए पे 10 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। अब इस बी ने इस 100 रुपए को खरीदा कितने में, 90 में, 90 रुपए में खरीदा इसने, यानी कि जो उसकी एक्चुअल कीमत थी उससे कम में खरीदा इसने तो। और इसको भी 90 रुपए लगा के इसको भी तो 10 रुपए ही मिल रहे हैं, यानी कि मिलने तो कितने चाहिए थे, 90 के हिसाब से अगर देखो वैसे तो 9 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन वो तो सरकार ने बोल दिया भाई ये तो 100 रुपए का था, जो भी लेके आएगा हर साल मेरे से 10 रुपए लेके चलते चले जाना। तो ये यहां पे सिचुएशन उल्टी हो गई, जब बाजार की स्थिति बेहतर हो जाएगी, जब बाजार रिवाइव हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बूम करने लगेगा, शेयर मार्केट अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो जाएगा। तब यहां पे देखो यहां पे क्या है, बॉन्ड की कीमत घटी, बॉन्ड की कीमत घट गई, 100 से घट के कितनी रह गई, 90। तब जब बॉन्ड की कीमत घटती है तब उसकी यील्ड बढ़ जाती है। यील्ड का मतलब भाई उसको तो सस्ता हुआ ना, 90 रुपए लगा के भी उसको कितना रुपए मिल रहा है, साल के 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है, जबकि 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज मिलता। तो बॉन्ड की कीमत जैसे ही घटी उसकी उत्पादकता बढ़ गई। तो ये एक प्रिंसिपल बना लो, क्या ये प्रिंसिपल बना लो, मैं आपको बता देता हूं प्रिंसिपल क्या है, कि अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उसकी यील्ड घट जाती है। ये लिख लेना, अगर बॉन्ड की कीमत घटती है तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है। ये एक नियम बना लेना आप, पीटी में अगर कहीं भी काम आएगा तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी हमारा टॉपिक था चाइना ने नेगेटिव बॉन्ड यील्ड ऑफर की है, ये लो नेगेटिव बॉन्ड यील्ड ऑफर की है। तो हम बॉन्ड को समझ गए और यील्ड को समझ गए। अब देखते हैं ये नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है, समझ में आ गया ना इतना आपको। अब देखो नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है। निगेटिव बॉन्ड यील्ड, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है समझने की कोशिश करो। कोविड-19 पेंडेमिक है, कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में सेफ नहीं है। फिर से कोविड-19 की सेकेंड वेव आ रही है, यूरोप में अमेरिका में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है दुनिया भर में। ऐसे में निवेशक अपना पैसा कहां लगाए, वो तो ये सोच रहा है मेरा पैसा बच जाए किसी भी तरीके से। तो नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या कह रही है, चीन ने ऑफर किया है कि मैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 15 साल के लिए मैंने बॉन्ड ऑफर किए हैं। ये लो मैं बॉन्ड लेके आया हूं, लेकिन जो 5 साल का मुझे बॉन्ड खरीदेगा उसको मैं माइनस के 0.15, मैं बता देता हूं फिगर क्या है, 0.152%। इसका मतलब ये हुआ अगर आप मुझसे 100 रुपए का बॉन्ड खरीद रहे हो तो उल्टा आप ही मुझे पैसा दोगे, उल्टा आप मेरे को 100 रुपए में 0.1% का मतलब क्या हुआ, उल्टा आप ही मुझे पैसा दोगे कि मैं आपका पैसा संभाल के रख रहा हूं। अगर आप मुझसे 10 साल का खरीदते हो, 10 साल के बॉन्ड खरीदते हो तो मैं आपको दूंगा 0.318%, ये पॉजिटिव है। और अगर 15 साल का खरीदते हो तो मैं आपको दूंगा 0.664%।
लेकिन अगर 5 साल के लिए आप मुझसे बॉन्ड खरीद रहे हो, ऐसे में गुंजाइश है लोग कम साल का ही खरीदेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है 2-3 साल में पुनः अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। तब 10 साल के लिए और 15 साल के लिए पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो चाइना ने बड़ी चालाकी से ये बोला कि मैं आपको, आप मुझे 100 रुपए दो, ठीक है, मैं आपको उल्टा आप ही 100 रुपए देने के बावजूद भी आप ही इस 100 रुपए पे मुझे 0.1% का इंटरेस्ट पे करोगे, कि मैं आपका पैसा रख रही हूं, उल्टा आप निवेशक ही मुझे पैसा दे दोगे वापस, भैया आप मेरे पैसे को संभाल के रखना। बिल्कुल ऐसा हुआ कि कल आपको ये लगे कि एक काम करो नवीन सर, ये 1000 रुपए आप संभाल के रख लो। वैसे तो आप बोलोगे सर नवीन सर मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, आप मुझे इंटरेस्ट देना इस पे 10% का, 100 रुपए देने होंगे आपको। ये बिल्कुल वैसा है, नवीन सर बोल रहे आप 1000 रुपए दे दो मुझे, उल्टा आप बोलोगे, मैं बोलूंगा भैया तेरे पैसे को मैं संभाल के रख रहा हूं, ऊपर से मेरे को ब्याज भी दे, मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा दे भाई तू। तो नेगेटिव बॉन्ड यील्ड क्या है? एक तो आप पैसा दे रहे हो और ऊपर से उस पैसे को बचाए रखने के लिए आप ही और ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो ये चीन ने पहली बार नेगेटिव बॉन्ड यील्ड ऑफर की है। जैसे ही उसने ऑफर की, पूरे यूरोप में उसके बॉन्ड, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कारण क्या है? आपको लगेगा कि भाई यूरोप वाले भी तो इसको ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं वो। यूरोप वाले खुद ऑफर कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री खुद ऑफर कर रही है नेगेटिव बॉन्ड यील्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यूरोप के जो देश बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए जो हमारी नेगेटिव बॉन्ड यील्ड है वो कितनी है? उन्होंने बोला 0.5%। ये लो 0.5%। इनकी माइनस के 0.5% ये, यानी कि अगर 100 रुपए का बॉन्ड था तो ये तो क्या कह रहे हैं, 100 रुपए दोगे आप हमें, ऊपर से 50 पैसे भी दोगे, मतलब 0.5% लगभग 50 पैसे हुआ। चीन क्या कह रहा है, आप मुझे 100 रुपए दोगे, ऊपर से सिर्फ 15 पैसे ही देने हैं। तो यानी कि यहां लगभग 35 पैसे का डिफरेंस है। चीन ने, मैं तो वहीं पैसा लगाऊंगा ना जहां मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा सेफ हो। तो मुझे लग रहा है चीन ज्यादा सेफ है। चीन एक तो कम मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यूरोप मुझसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, यूरोप की कंट्रीज ज्यादा चार्ज कर रही थी। समझ गए इस बात को? तो इसलिए चाइना के बॉन्ड यील्ड की, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड की डिमांड ज्यादा है। दूसरा, आप सोचोगे सर यूरोप क्यों, अमेरिका भी तो निकाल सकता था इस तरह की। देखो अभी अमेरिका हो या यूरोप हो, दोनों जगह मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे लॉकडाउन फिर से आने वाला है। कोविड-19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव अमेरिका में भी फिर से प्लानिंग की जा रही है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाए जाएंगे लंबे लंबे। यूरोप में भी लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। तो वहां की तो इकोनॉमी और ज्यादा खराब होने की हालत नजर आ रही है। जबकि चीन दुनिया भर में ये दर्शा रहा है कि मैंने कोविड-19 पेंडेमिक को कंट्रोल कर लिया है, मेरे यहां अब पहले जैसी दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा निवेशक कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? वो यूरोप की तुलना में, अमेरिका की तुलना में जाके चीन में जाके पैसा लगाने के लिए वो तैयार है। ये इसका मेजर रीजन है। ध्यान रखना कि चीन के इस बॉन्ड यील्ड की डिमांड, पहली तो इसने कम नेगेटिव रेट पे चार्ज कर रहा है, ये माइनस के 1.52% ही ले रहा है। यूरोप वाले ले रहे हैं माइनस के 0.5%। एक बात। दूसरा, यूरोप और अमेरिका में फिर से लॉकडाउन लगाने की गुंजाइश बन रही है, जिससे कि ये माना जा रहा है वहां की अर्थव्यवस्थाएं और नीचे की ओर आएगी, ग्रोथ रेट और नीचे आएगी। जबकि चीन दुनिया भर में ये कह रहा है कि मैंने कंट्रोल कर लिया है कोविड-19 पेंडेमिक को, आप पैसा लेके आइए, पैसा सुरक्षित है। तो ये है चीन का नेगेटिव बॉन्ड यील्ड, जिसकी मार्केट में पूरी डिमांड बनी हुई है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बॉन्ड समझ में आया होगा, यील्ड समझ में आया होगा, फिर ये नेगेटिव नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था चाइना की नेगेटिव बॉन्ड यील्ड डिमांड में क्यों है यूरोप के अंदर, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी मेरी स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फ्री स्पेशल क्लास, बिल्कुल 6 क्लासेस है स्टूडेंट, ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है।
आप इनको देखिए और केस स्टडीज आप तैयार हो जाएगी। यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर 4 है जो आपका एथिक्स का, उसमें 120 मार्क्स की केस स्टडी आती है, बहुत अच्छे से समझाई गई है, तो आप इनको जरूर देखें। तो कुल मिला के आप 6 कक्षाओं में 120 अंकों की तैयारी कर लोगे। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर नवीन तंवर सर को फॉलो कीजिए और मेरी केस स्टडीज की क्लास देखने लगिए। ओके, उसके साथ ही आप वर्ल्ड मैपिंग पे और इंडिया मैपिंग पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वो भी स्पेशल क्लासेस है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं लगातार बोलता हूँ, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और उसके साथ जिनको अपना आईआर बहुत अच्छे से तैयार करना है, उनको मैपिंग की समझ बहुत अच्छी होनी जरूरी है, तो इसको आप देखिए, ये भी फ्री में अवेलेबल है। मेरे जो आने वाले कोर्सेज है स्टूडेंट, वो है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लोक नीति, अवसंरचना, ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे, और ज्योग्राफी। याद रखना, ज्योग्राफी जीएस और ऑप्शनल दोनों पढ़ाऊंगा मैं आने वाले दिनों में। उसके साथ ही बहुत जल्दी मेरा एसए के ऊपर एक सेशन आने वाला है, निबंध लेखन के ऊपर एक सेशन होगा नवीन तंवर सर के द्वारा। ओके, उसको देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और एक सेशन मेरा आंसर राइटिंग के ऊपर होगा कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए, आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग को लेके बच्चों के मन में अक्सर ये रहता है कि सर एक अच्छा उत्तर मैं कैसे लिखूं। एक अच्छा उत्तर लिखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें देखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूड कैसे करना है, कहाँ डायग्राम बनाने हैं, कैसे डायग्राम बनाने हैं, उस पर एक बहुत शानदार सेशन लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के सामने। अब शुरू करते हैं स्टूडेंट डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बॉन्ड सरकारी या कॉरपोरेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा, बॉन्ड मूल्य बढ़ाने पर उसकी उपज भी बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको समझाया है चीन के नेगेटिव बॉन्ड यील्ड के को ध्यान में रखते हुए, तो बताना ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? ए, बी, सी या डी बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सोच समझ के जवाब देना, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, बॉन्ड होता है गवर्नमेंट बॉन्ड और बॉन्ड होता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड, दोनों तरह के होते हैं। चलो सही है। अब इसने बोला कि अगर बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, वो 100 से 110 हो रहा है, तो क्या उसकी यील्ड बढ़ जाएगी? नहीं, ये तो मैंने उल्टा बताया था कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, ये बढ़ता है, तो उसकी यील्ड घट जाती है। और अगर उसका बॉन्ड का प्राइस घटता है तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है, उसकी यील्ड बढ़ जाती है। ये नियम है हमारा। मैंने समझा भी दिया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। क्वेश्चन क्यों बनाया गया? चीन वाले उसके नेगेटिव बॉन्ड यील्ड को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स निम्नलिखित किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। बताइए, आपने अक्सर नाम सुना होगा सेशल्स का, कहां पे लोकेशन है इसकी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। ये देखिए क्यों बनाया प्रश्न, ये देख सकते हैं हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर ने एक ट्रिप शुरू की है। उन्होंने गल्फ के जो खाड़ी देश है, ओके, खाड़ी देश का मतलब वही आपके यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है आपके, वो खाड़ी देश है। और सेशल्स, सेशल हिंद महासागर में अवस्थित एक जो द्वीपीय देश है, वहां के वो यात्रा पे गए हैं। देखते हैं, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ये आपका अफ्रीका का मैप है स्टूडेंट, ये हिंद महासागर है, यहीं पे ये द्वीप है। ये देखो द्वीपीय देश है ये सेशल्स, यहाँ की यात्रा पे गए हैं। और ये पर्शियन गल्फ है, इनको बोला जाता है, इसके आसपास जो कंट्री है इनको बोला जाता है खाड़ी देश। इनकी यात्रा पे गए हैं वो आपके विदेश मंत्री।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चक्रवात निवार से NIVAR से प्रभावित होने की चेतावनी जारी की गई? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और गोवा। किस राज्य को चेतावनी जारी की गई है कि वो चक्रवात निवार से उसके बारे में तैयार रहे, पहले से ही वो चक्रवात आने वाला है? क्या सही उत्तर है बताइए। आज के द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, ऑनलाइन आप देख रहे होंगे आज इस खबर को, और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। ये देखिए ऑप्शन ए। क्यों बनाया गया इस प्रश्न को देख सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर की खबर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ये तैयार है साइक्लोन निवार का सामना करने के लिए। इन देशों के प्रभावित होने की, इन राज्यों के प्रभावित होने की संभावनाएं है। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप को लेकर। उमंग ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है। दूसरा, इसके जरिए विभिन्न विभाग और राज्यों की सेवाओं को सिंगल, सिक्योर और मल्टी लैंग्वेज में प्रदान किया जाएगा। मतलब सरकारी सेवाओं को, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, उनको सुरक्षित तरीके से सिंगल पॉइंट पे और बहुभाषा में प्रोवाइड किया जाएगा। आप बताइए कि A, B, C या D सही उत्तर क्या है? उमंग के बारे में सही उत्तर क्या है? बताइए उमंग के बारे में। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। बताइए क्या इसका सही उत्तर है? ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड कथन सही है, ये सही है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नहीं, स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है ये आपकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नहीं है। तो जैसे आपने देखा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि नई पीढ़ी के जो गवर्नेंस है, लोगों को इस एप्लीकेशन के जरिए, नागरिकों को क्या है, सिंगल पॉइंट पे राज्यों की, केंद्र सरकार की, विभिन्न विभागों की सारी इसको यहाँ पे सेवाएं मिल जाती है और बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाती है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के न्यूज़पेपर की खबर है, जो यूनियन IT मिनिस्टर्स है रविशंकर प्रसाद ने, उन्होंने उमंग ऐप जो पहले से ही चलती आ रही थी, मैं बता देता हूं कब लॉन्च की गई थी, ये 2017 में। अब इसका एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है उमंग ऐप का। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या करेगी? एकल पॉइंट पे सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, कल कुछ बच्चे बोल रहे थे, उसी के चलते इस क्वेश्चन को बनाया कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत और इटली। बताइए A, B, C या D सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है बताइए। कल इसको डाउट था इसको लेके, इसलिए वो डाउट भी दूर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी लेके आ गया हूं मैं। बताइए स्टूडेंट्स क्या सही उत्तर है इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2023 में G20 का भारत में होगा। कल द हिंदू में 22 लिखा था, लेकिन उसको क्रॉस चेक किया, 2023 में होगा। ओके, फिर इंडोनेशिया में कब होगा मैं आपको बता देता हूं। 2022 में इंडोनेशिया में होगा, ब्राजील में होगा 2024 में, और इटली में होगा 2021 में। तो ये G20 के आगामी शिखर सम्मेलन है। G20 समिट्स आगामी शिखर सम्मेलन होंगे। 21 में इटली में होने वाला है, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राजील। ओके, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा इको सेंसिटिव मतलब पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील कच्छल द्वीप कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, खंबात की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में और महानदी डेल्टा क्षेत्र में। बताइए कच्छल द्वीप कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कच्छल द्वीप की? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये लोकेटेड है। क्यों बनाए प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आज के न्यूज़पेपर की खबर है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक वेसल आ रहा था, मतलब एक जहाज था एक्चुअल में, उसका जो कंट्रोल है, उस जहाज का कंट्रोल मतलब उस पर टोटल पावर फेलियर हो गया था। वो फेलियर होने के बाद अंडमान और निकोबार का एक कच्छल द्वीप है, उस पे जाके टकराने वाला था और पारिस्थितिकी रूप से बहुत संवेदनशील क्षेत्र था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको उस दूसरे जहाज को जो पावर फेलियर की वजह से जाके कच्छल द्वीप पे जाके टकराता, उसको रोका है। तो इसी के चलते आपका इको सेंसिटिव जो अंडमान निकोबार में जो कच्छल द्वीप है, ये देखो यहाँ पे लिखा है इको सेंसिटिव कच्छल आइलैंड इन अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो, ये देखो, तो उसको रोका गया। तो इसीलिए ये कच्छल द्वीप चर्चा में आया। हो सकता है पीटी में आ जाए। कच्छल आइलैंड कहाँ पे है? तो भारत में ही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना मेरी इन क्लासेस के पीडीएफ आपको unacademy_नवीन तंवर ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिलेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्लस है, आइकॉनिक है, प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक है। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि 1 ईयर वाला मिनिमम ले, इसकी फीस 49,500 है, 2 साल की 72,000 और 3 साल की 90,000 है। अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आइकॉनिक है, क्यों बेटर है? प्लस से पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान बनेंगे आपके और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के ऑप्शन में। साल भर की फीस 69,500, 2 साल की 1,07,000 और 3 साल की है 1,41,000। अगेन रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। नवीन सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, आंसर राइटिंग को लेकर आपकी अप्रोच क्या है। पर्सनली आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ यू। ध्यान रखना इस बात का, तो याद रखें। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? नवीन1 कोड को यूज करना होगा जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। याद रखें 10% कोड के लिए और मेरी मेंटरशिप के लिए नवीन1 को कोड यूज कीजिए। और ये मेरा अनअकैडमी कि अगर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो unacademy_नवीन तंवर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस तरह की चीजें हो जाती है, क्लास डिले होगी, लेकिन मैंने फर्स्ट डे से ही बोला है आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है करंट अफेयर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। संडे के दिन की छुट्टी होती है, लेकिन संडे के दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी मंडे को भी कवर होती है। ऐसे टेक्निकल इश्यूज 1000 बार आएंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। मैं आपके साथ हूं, रेगुलर सेशंस को देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सी यू टुमारो।